फ्रिक्शन पार्ट 1 क्लास 11 के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे देख लेते हैं कि फ्रिक्शन है क्या। दो वस्तुएं हैं, जैसा आप यहाँ दिख रहा है, ऊपर एक ग्रीन और एक नीचे एक ब्लू कलर का वस्तु रखा हुआ है। जब भी ये वस्तु एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना चाहते हैं तो एक फोर्स एक्ट करना शुरू कर देता है जो इनके मोशन को बाधा देता है। इसे ही फ्रिक्शन कहते हैं। ये सामने की तरफ अगर जाना चाहता है ग्रीन बॉडी, तो उल्टी तरफ एक फ्रिक्शन इस पे काम करेगा। ठीक उल्टा होगा नीचे वाले वस्तु के लिए। Whenever there is relative motion between two bodies in contact, forces opposing their motion start acting tangential to the surface in contact। मतलब ये जो फोर्स एक्ट करेगा, ये दोनों जो सरफेस हैं, ये जो ग्रीन का जो निचला वाला सतह और ब्लू का ऊपरी सतह, इन दोनों के टेंजेंशियली काम करेगा। These opposing forces are friction। अब फ्रिक्शन का कारण क्या है? कोई वस्तु कितना भी स्मूथ क्यों ना हो, अगर आप उसको डिटेल्स में देखें, जूम करके देखें, तो अंदर से रफ होगा। तो ये जो इंटरलॉकिंग्स हैं, इन्हीं के कारण फ्रिक्शन होता है। और ये इरेगुलरिटी ज़्यादा होंगे अगर ज़्यादा रफ सरफेस है, अगर स्मूथ सरफेस है तो ये इरेगुलरिटी कम होंगे, लेकिन फिर भी होंगे। लेकिन एक और बात है जिसे हम लोग कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं, वो यूं है कि अगर वस्तु बहुत स्मूथ है, हद से ज़्यादा स्मूथ है, तो फिर एक यहाँ के मॉलिक्यूल्स और नीचे वाले के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन बहुत बढ़ जाएगा। ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और इसके कारण फ्रिक्शन कमने के बजाय बढ़ जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग। ये फ्रिक्शन होता है दो वस्तुओं के बीच के मॉलिक्यूल्स के इंटरैक्शन के कारण। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स टच में आएंगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा। रफ बॉडीज के क्षेत्र में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जहाँ जहाँ पे धार होगा वहाँ वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, इसी के कारण वहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ जाता है। लेकिन स्मूथ बॉडी के क्षेत्र में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एक दूसरे के साथ टच में रहेंगे, इसीलिए फ्रिक्शन बढ़ेगा। इसे कोल्ड वेल्डिंग नाम दिया गया। अब बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रिक्शन की। एक्सटर्नल फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो अब तक हमने पढ़ा। दो बॉडीज टच में रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर मूव करना चाहते हैं या टेंड्स टू मूव करने की कोशिश कर रहे हैं या तो मूव वाकई में कर रहे हैं, तब वहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करेगा वो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। एक और फ्रिक्शन है जिसे इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। ये फ्लूइड्स के अंदर होता है। मतलब फ्लूइड का एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जब फ्लो करना चाहता है, तब उनके बीच में उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और मोशन को बाधा देते हैं। इसे कहते हैं इंटरनल फ्रिक्शन, और इसका नाम विशेषकर विस्कोसिटी दिया गया है। इसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स या हाइड्रोडायनामिक्स लेसन में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, मान लेते हैं कि एक लिक्विड है और ये हनी बोल सकते हो। जब दोनों मूव कर रहे हैं तो देखो, जब पानी गिर रहा है तब एक लेयर दूसरे लेयर के साथ उतना ज़्यादा फोर्स काम नहीं कर रहा, इसके कारण ये आसानी से फ्रीली फ्लो कर रहा है। लेकिन ये देखो, ये वाला लिक्विड, मान लो कि ये हनी है, शहद है, तो ये उतना आसानी से फ्लो नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके एक एक लेयर दूसरे लेयर्स पर बल दे रहे हैं और इसी के कारण ये स्लोली मूव कर रहा है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इस वस्तु में विस्कोसिटी ज़्यादा है, इस वस्तु में विस्कोसिटी कम। इसमें इंटरनल फ्रिक्शन कम है, इसमें इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा है। रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब है अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल कर रहा है तो उसमें जो फ्रिक्शन है, ये आप भी नोट करेंगे कि चाहे कितना भी स्मूथ क्यों ना हो सरफेस, एक सरफेस पे दूसरा अगर एक बॉल रोल कर दो तो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा। इसका मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। वो फोर्स का कारण क्या है? दो कारण हो सकते हैं। या तो जिस सतह पे बॉल रोल कर रहा है वो बॉल से ज़्यादा नरम है, या तो उल्टा हो सकता है कि बॉल नरम है और सतह सख्त है। तो दोनों क्षेत्रों में एक एक करके देखते हैं। पहला जो क्षेत्र है, ऊपर वाला क्षेत्र, इसमें ये जो बॉल यहाँ पे बैठ गया तो यहाँ पर ये ज़मीन धंस गई, तो ये जो जो ऊंचा वाला जगह है, ये जो सामने ऊंचाई वाला जगह है, इसको क्रॉस करने के लिए जितना फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन के रूप में काम करेगा यहाँ पर। और इसमें क्योंकि ये बॉडी यहाँ से पिचक गया है तो फिर इसको आगे जाने में बाधा मिलेगी। अगर ये पूरा गोल होता तो आसानी से रोल करता, क्योंकि ये पिचक गया, यहाँ पे सेटल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ भी एक फ्रिक्शन है। ये दोनों जो है बेसिक कारण है
रोलिंग फ्रिक्शन के ये बेसिक कारण इंग्लिश में कह सकते हैं डिफॉर्मेशन। यहाँ पर सरफेस का डिफॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे बॉल का डिफॉर्मेशन हुआ है। When a hard object rolls on a soft surface or vice versa, rolling friction arises from deformation of the soft object, यहाँ पे deformation of the soft object है, और of the soft surface, या तो soft surface के deformation की वजह से rolling friction। बात करते हैं static friction की। static friction का मतलब ये कि जब तक वस्तु रेस्ट में है तब तक फ्रिक्शन। अगर किसी वस्तु को आप बल देते हैं, मान लेते हैं यहाँ से बल देते हैं 1 न्यूटन, और ये वस्तु नहीं हिलता, तब क्यों नहीं हिलता? क्योंकि उल्टा तरफ एक फोर्स काम कर रहा है जिसे हम लोग फ्रिक्शन कह रहे हैं, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब मान लो कि 2 न्यूटन फोर्स दिया तब भी नहीं हिलता, तब भी ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ऐसे करते करते 5 न्यूटन तक जब आपने बल दिया तब तक ये वस्तु नहीं हिल रहा है, तो 5 न्यूटन हो गया लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। 5 न्यूटन से ज़्यादा बल जैसे ही आपने दिया, ये वस्तु मूव करना शुरू किया, तब जो फ्रिक्शन है उसे कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, जितना फोर्स आप अप्लाई करेंगे उतना ही है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक वस्तु रुका हुआ है। तो इसको देख लेते हैं किस तरह से है। सबसे पहले इस बॉडी पर नीचे वेट काम कर रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और सामने की तरफ अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन है अगर ये रुका हुआ है तो। अब ग्राफ देख लेते हैं। जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है तब तक दोनों बराबर हैं, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन, मतलब जब तक बॉडी मूव नहीं करता। उसके बाद अगर बॉडी को मूव करना है तो देखिए ये थोड़ा सा कम हो गया फ्रिक्शन। ऐसा क्यों हुआ फ्रिक्शन कम हो गया? क्योंकि जो इंटरलॉकिंग्स थे वो इंटरलॉकिंग्स टूट जाएंगे। ये जो इंटरलॉकिंग्स हैं ये इंटरलॉकिंग्स टूट जाएंगे अगर बॉडी मूव करना शुरू करेगा तो, तब उस स्थिति में फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। उसके बाद से जितना भी बॉडी मूव क्यों ना करे, जितना भी ज़्यादा फोर्स क्यों ना लगाएं, फ्रिक्शन का मान नहीं बदलेगा। इसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। मार्किंग कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू, इसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कह रहे हैं। एक्चुअली ये लिमिटिंग वैल्यू है। स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ से यहाँ तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको एफएस नाम तो दिया है, लेकिन ये है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट है ये जो नीचे वाला लाइन है, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के नियम क्या हैं? पहला, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू surfaces in contact is parallel to the surface sliding or tending to slide and is always opposite to the direction of motion, जैसा हम लोगों ने डेफिनेशन में बताया था। दूसरा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड द कंडीशन ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, किस मटेरियल का बना हुआ है और ये कितना रफ है या स्मूथ है उस पर निर्भर करता है। तीसरा, डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट, इस वस्तु को ऐसे लिटा के रखो या सीधा करके रखो, दोनों क्षेत्रों में फ्रिक्शन सेम है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप ज़्यादा चौड़े जगह से टच करें या कम पतले जगह से, फ्रिक्शन का मान नहीं बदलेगा, वो सिर्फ उसके वेट पे निर्भर कर रहा है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और द लिमिटिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स विथ विच वन सरफेस एक्सर्ट्स ऑन अनदर। यही है मेन यहाँ पे लॉ ऑफ फ्रिक्शन। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉर्मल जो रिएक्शन है उस पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन। तो आप तो कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा वेट के साथ बराबर होगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा जोर से वस्तु को दबा दें या इसके ऊपर कोई खड़ा हो जाए या फिर इसको प्रेस करें, हाथ से प्रेस करें, तो उस क्षेत्र में जो फोर्स होगा नीचे की तरफ एक एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगा, वेट के साथ ऐड हो जाएगा, तब वो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर आपको फ्रिक्शन बढ़ाना है तो आप वस्तु को कस के नीचे की तरफ दबाइए, देखिए उसको मूव करना डिफिकल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन से जब इक्वल साइन करना पड़ता है तब एक कांस्टेंट लगता है। वो कांस्टेंट यहाँ पे म्यू एस है, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके वैल्यू से पता चलता है कि सरफेस कितना रफ है या कितना स्मूथ।
लॉज ऑफ फ्रिक्शन में जो नेक्स्ट लॉ है वो है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। थोड़ी देर पहले हमने बताया कि लिमिटिंग वैल्यू जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो ज़्यादा है काइनेटिक फ्रिक्शन के, क्योंकि जब वस्तु मूव करने वाला होता है तब इंटरलॉकिंग्स टूट जाते हैं, इसके कारण काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट लॉ है द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स विच वन सरफेस एक्सर्ट्स ऑन अनदर। काइनेटिक फ्रिक्शन में फिर वही बात, काइनेटिक फ्रिक्शन में भी स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह ही नॉर्मल रिएक्शन से प्रोपोर्शनल है, और तब जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इक्वल देना पड़ता है वो म्यू एस की जगह म्यू के है। जाहिर है म्यू एस बड़ा है और म्यू के छोटा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू सरफेस। एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर अगर ज़्यादा हाई वेलोसिटी से जाएगा तो फिर ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वस्तु ज़्यादा जोर से जाए या आहिस्ते जाए, फ्रिक्शन के अमाउंट पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन सिर्फ निर्भर करता है नॉर्मल रिएक्शन पर, जो कि नहीं बदलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। इसकी जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, अगर आपको वस्तु को स्लाइड करके लेके जाना चाहते हैं, खींच के लेके जाना चाहते हैं, तो फ्रिक्शन ज़्यादा है, और अगर रोल करके ले जाना चाहते हैं तो फ्रिक्शन कम है। बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है। आप एक गैस के सिलेंडर को सरफेस पे रख के स्लाइड करके लेके जाने की कोशिश कीजिए, कठिन लगेगा, और उसको रोल करके लेके जाने की कोशिश कीजिए, आराम लगेगा। इसका मतलब ही है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। अब हम लोग मैथमेटिक्स में घुस रहे हैं। ये देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है और जो फ्रिक्शन है, इन दोनों का एक हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। नॉर्मल और फ्रिक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट हमने कैपिटल आर नाम दिया, जिसका एंगल है यहाँ पर अल्फा। तो अल्फा एंगल बन रहा है नॉर्मल और फ्रिक्शन के साथ जो रिजल्टेंट है उसके साथ नॉर्मल का। तो इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। इसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसका वैल्यू कितना होगा? अब देखो, ये आर जो है, इसको अगर हम दो दिशाओं में रिजॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है एन जो है वो आर साइन अल्फा के नहीं, आर कॉस अल्फा के बराबर हो जाएगा, और एफ एस जो है ये बराबर हो जाएगा आर साइन अल्फा का। याद करो, हमने पहले भी सीखा था कि जो एंगल के साथ लगा हुआ कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, इसीलिए ये है आर कॉस अल्फा और ये है आर साइन अल्फा। अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों के अगर डिविडेंड की, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो एफ एस बाई एन, ये हो जाएगा आर साइन अल्फा बाई आर कॉस अल्फा, तो आर आर कट जाएगा, टैन अल्फा रह जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ से ये भी कह सकते हैं, ये देखो यहाँ से एफ एस बाय एन जो है, एफ एस बाय एन म्यू एस के साथ बराबर है, इसीलिए बाई तरफ हमने म्यू एस लिखा और दाहिनी तरफ हमने टैन अल्फा लिखा। तो यहाँ से हम अल्फा का मान निकाल सकते हैं, जो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। वो डायरेक्टली निर्भर करता है किस पर? वो निर्भर करता है फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट पर, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? ये अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है, आनत तल, जो एंगल थीटा पर झुका हुआ है, तो ये इंक्लाइन प्लेन को आप ऊपर कीजिए ऊपर कीजिए, एक समय के बाद ये स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो जितना एंगल पर इसको ऊपर, ये आनत तल को इंक्लाइन प्लेन को ऊपर करने पर जितना मैक्सिमम मिनिमम एंगल से ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, स्लाइड करना शुरू हो जाएगा, उस एंगल को बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान है। किताब के ऊपर एक पेन रखिए और किताब को एक तरफ से ऊपर उठाइए, देखिए थोड़ी देर उठाने के बाद किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर वो गिरना शुरू हो जा रहा है पेन, तो उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। तो उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले देख लेते हैं इस पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है जिसका नाम है वेट W। इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। पहले देख लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस से, जिस सरफेस पे रखा हुआ है उससे परपेंडिकुलर होता है, तो ये इससे परपेंडिकुलर है। ये जो सरफेस है इंक्लाइन प्लेन, इससे परपेंडिकुलर है नॉर्मल रिएक्शन। अब जो वेट है इसको दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। एक, ये याद रखो, ये अगर एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो हम लोग बोलते हैं एक इस तरफ है W cos थीटा, इस तरफ है W sin थीटा, और उल्टी तरफ
यह फ्रिक्शन है, क्योंकि ये वस्तु सामने की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा। तो जब जस्ट स्लाइड करने वाला है तब ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, W sin थीटा और Fs, और ये दोनों तो बराबर ही होंगे क्योंकि ये अपोजिट हैं। तो W cos थीटा बराबर n और W sin थीटा बराबर Fs। तो अब इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो फिर पहले की तरह ही हम लोग जानते हैं Fs बाई एन म्यू एस होता है, और यहाँ पे देखो W W कट गया tan थीटा। तो यहाँ देखो दोनों में एक ही जैसे एक्सप्रेशन आए, हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल फ्रिक्शन में क्या संपर्क है। इन दोनों का संपर्क ये है कि देखो इन दोनों को अगर कंपेयर करें, दोनों तरफ म्यू एस है, दोनों तरफ टैन है, तो अल्फा और थीटा बराबर होने चाहिए। इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक ही चीज है। अब बात करते हैं मोशन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है जो कि रफ है, जिसमें फ्रिक्शन है, उसमें अगर वस्तु को सामने की तरफ खींचेंगे और ये वस्तु अगर इस तरफ मूव करना शुरू कर दी ए एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा। तो बात यह है कि हमको देखना है कि पहले जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो किससे प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल रिएक्शन से। तो वो इक्वल होगा नॉर्मल रिएक्शन के साथ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के नाम दिए थे, पहले ही बता चुके थे। अब ये नॉर्मल रिएक्शन है, देखो यहाँ से ये mg के साथ बराबर है, तो इसीलिए n बराबर mg, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए है क्योंकि ये वस्तु ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो n बराबर mg है। नेक्स्ट बात करते हैं इस लाइन में फोर्स की। इस लाइन में फोर्स कितना है, फाइनली ये ma फोर्स से आगे जा रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन है a और वस्तु का मास है m, तो ma फोर्स से ये आगे जा रहा है। ये फोर्सेस दो फोर्सेस के वियोगफल के बराबर है। किसके किसके, एक्चुअली इस बॉडी पे दो फोर्सेस काम कर रही है, एक काला वाला देखो ये कैपिटल F, और एक ऑरेंज वाला ये है Fk। इन दोनों को माइनस करेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स के साथ बराबर होगा। तो इस बॉडी पे टोटल फोर्स कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू F माइनस Fk। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं यहाँ से, और ऑब्वियसली यहाँ से a का वैल्यू कितना निकालेंगे, यहाँ पर मास को डिवाइड कर देंगे इस तरह से। तो अगर कोई प्रॉब्लम सम आपके पास हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस विधि से। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर वस्तु मूव करें तो किस तरह से फ्रिक्शन काम करेगा और उसके कैलकुलेशंस क्या होंगे, और बेसिकली उसी पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आज के वीडियो में यहीं तक, अगले दिन हम लोग इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।